स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। इससे पहले की वीडियो में मैंने वर्णमाला सिखाई थी और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विराम चिन्ह के बारे में। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना उनसे स्टार्ट किया है, तो बहुत ही बेसिक है। वर्णमाला अगर हम सीख लेते हैं तो आधा काम हमारा हो जाता है। उसके बाद मैंने विराम चिन्ह, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का मतलब क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना और चिन्ह का मतलब होता है कोई निशान या प्रतीक। तो हिंदी में जिन निशानों को हम यूज़ करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते करते समय बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी हमें विराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे हिंदी ग्रामर में कुछ चिन्ह दिए हुए हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अतः पाठक के, यानी पाठक कौन? पढ़ने वाला। ठीक है, अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास विराम चिन्ह नहीं होंगे, फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हमारा सेंटेंस कहीं भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम उसको पढ़ते जा रहे पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर चिन्ह को अगर हम हटा दें, फुल स्टॉप को हटा दें, विराम चिन्ह को हटा दें, पूर्ण विराम को हटा दें, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग जो है आवश्यक समझा गया और कुछ चिन्हों को हिंदी में यूज़ किया जाता है और इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक हमारे गुरु हुए, एक हमारे विद्वान हुए श्री कामता प्रसाद गुरु जी। उन्होंने विराम चिन्हों को इंग्लिश से लिया हुआ बताया। ठीक है, कि हमारे जो भी विराम चिन्ह हैं जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं वो लगभग सारे इंग्लिश से लिए हुए हैं, अंग्रेजी से लिए हुए हैं। सिर्फ पूर्ण विराम, जो हम हिंदी में पूर्ण विराम यूज़ करते हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने भी चिन्ह हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं या वो चिन्ह कौन कौन से हैं जिनका हम हिंदी ग्रामर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। यानी जो हमारे विद्वान है कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है। तो पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब कॉमा। ठीक है, अल्प विराम। अल्प विराम के चिन्ह को कैसे लिखते हैं? तो कॉमा से। ठीक है, उसके बाद अर्ध विराम। अर्ध विराम में कॉमा होगा और उसके ऊपर एक बिंदी होगी। तो अल्प विराम और अर्ध विराम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब अल्प विराम आएगा तो आप एक कॉमा का यूज़ करेंगे और जब अर्ध विराम आएगा तो कॉमा के ऊपर एक बिंदी होगी। ठीक है, तो उसे हम अर्ध विराम कहेंगे। तीसरा है हमारा पूर्ण विराम।
पूर्ण विराम हिंदी में यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में इसको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही इसको यूज़ करते हैं पूर्ण विराम। कोई सेंटेंस जब हम लिखते हैं और वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे राम घर जाता है, अब हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम घर जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, है के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न चिन्ह हम सबको पता है, क्वेश्चन मार्क, अगर, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरह, ये सारे शब्द आए तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं और हिंदी में हम इसे प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह कहते हैं। पांचवा है हमारा आश्चर्य चिन्ह या विस्मय आदि चिन्ह, इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन होती है उसके नीचे बिंदी होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, मतलब आश्चर्य करने वाली जहाँ चीज़ें आती हैं, जो जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पे इस चिन्ह को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम डैश का यूज़ करते हैं। उसके बाद कोष्टक ज़्यादातर हम हिंदी में स्मॉल कोष्टक का ही यूज़ करते हैं, बाकी ये तीनों कोष्टक मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट, इसको हिंदी में हम कोष्टक बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मॉल, मीडियम और कर्ली, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं मैथ्स में, हिंदी में सिर्फ स्मॉल का ही यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर अवतरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को ज्यों के त्यों उसी रूप में लिखना होता है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई कोट्स होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के कोट्स हैं, गांधी जी के कोट्स हैं, या फिर निराला जी की कुछ पंक्तियां हैं, कबीर के दोहा है, कोई भी चीज़ जब हम लिख रहे हैं सेंटेंस में और अगर हमें किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को ज्यों के त्यों रखना होता है तब उस समय हम इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हिंदी में अवतरण चिन्ह कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 9 नंबर उप विराम यानी अपूर्ण विराम, ये इसको हम विसर्ग से भी समझ सकते हैं, मतलब विसर्ग जैसा होता है सेम वैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह, ये दिख भी नहीं रहा है, तो हमारा विवरण चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, तो इस तरह का हमारा विवरण चिन्ह होता है, मतलब 2 बिंदु और एक डैश, तो उसको हम बोलते हैं विवरण चिन्ह, मतलब इसके आगे भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं तो उसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 11 नंबर पुनर्युक्ति सूचक चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, लाघव चिन्ह शून्य की तरह होता है, इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। जब कोई चैप्टर समाप्त होता है तो उसके नीचे इस तरह का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। लोप चिन्ह मतलब डॉट 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 या ऐसा प्लस प्लस का सिंबल हम यूज़ करते हैं, मतलब हमें आगे की बात और कहनी है या और हम बाद में इसी बात कहेंगे। ठीक है, पाद चिन्ह डैश, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का मतलब है कि कोई शब्द है उसमें जो मात्राएं यूज़ की गई हैं वो दीर्घ हैं, यानी कि जो स्वर यूज़ हुआ है उसमें दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर का मतलब जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारे जो स्वर हैं इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इनके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है तो उसको हम इस तरह के सिंबल से दिखाते हैं, यानी उल्टा अगर 2 बनाएंगे ना तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद पाद बिंदु हिंदी में इसको हम पाद बिंदु कहते हैं और मैथ्स में जो डिवीज़न का सिंबल होता है उसको हिंदी में पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, हंस पद
ये हंस के पैरों के निशान की तरह होता है, इसलिए इसको हंस पद कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है त्रुटि चिन्ह। मतलब अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द छूट जाता है तो हम ऊपर इस तरह का एरो बना के लिख देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा त्रुटि चिन्ह। यानी यहाँ पे त्रुटि हो गई है, यहाँ का जो शब्द है वो ऊपर लिखा हुआ है इस तरह। ठीक है। 18 नंबर है टीका सूचक। इस तरह के छोटे से फ्लावर प्लस या टू करके कोई शब्द के ऊपर लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है कि इस शब्द के बारे में चैप्टर के ख़त्म होने पे दिया हुआ होगा, या फिर इसके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब इक्वल का साइन। ठीक है, ए इक्वल बी। जैसे रात का मतलब रात्रि भी होता है। ठीक है, तो वहाँ रात और रात्रि के बीच में हम इक्वल का सिंबल लगा सकते हैं। मतलब जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे तुलना किया जाए तो समानता है, तो वहाँ पे हम ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। समाप्ति सूचक, कहीं पे कोई चैप्टर समाप्त हो रहा है तो वहाँ पे इस तरह का चिन्ह यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक। ठीक है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। इसको आप याद कर लें या समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम में आप छोटे मोटे आंसर तो कर ही देंगे फटाफट से। ठीक है। तो देखिए, विराम का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के टाइम ही बताया था। विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठीक है, ठहराव या रुकना विराम का अर्थ होता है। फिर श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ठीक है। नेक्स्ट, अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, तो एक कॉमा होता है, उसको अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है, अर्ध विराम का चिन्ह कॉमा के ऊपर बिंदी होती है, उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो मैंने आपको बताया था अभी, हंस पद को हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। नेक्स्ट, राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। राम कहाँ जा रहा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इंग्लिश में से क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो राम कहाँ जा रहा है, या क्या खा रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह, ये सारे जहाँ वर्ड्स आते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हमारा वाक्य खत्म होता है, यानी वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उपविराम, उपविराम को इस तरह विसर्ग से प्रेजेंट करते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है, तो वो होता है हमारा अल्प विराम। ठीक है, जिसको एक कॉमा से हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी के कथन को ज्यों की त्यों, मतलब जैसा उसने कहा है वैसा ही लिखना हो, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये एक तरह का शून्य बनाते हैं। ठीक है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, मतलब इसके आगे भी है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पे उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो रात्रि और निशा दोनों एक ही हैं। रात्रि का ही पर्यायवाची निशा है और निशा का ही पर्यायवाची रात है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ये इक्वल का, बराबर का, मतलब दोनों का समान अर्थ है, दोनों बराबर हैं। लोक निर्देश ... का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब पूर्ण बात की पुनर्युक्ति करनी होती है, तो यहाँ पे हम ... करके यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।